हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत। और पिछले मॉड्यूलों में जिस प्रकार हमने बात की कि भौतिक राशियां ऐसी राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं, जिन्हें नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, उन व्युत्पन्न और मूल और पूरक तीन प्रकार से हमने भौतिक राशियों का वर्गीकरण किया। और उसके बाद चूंकि हमें इन भौतिक राशियों के मापन की आवश्यकता थी, तब हमने मात्रक पद्धतियों की बात की। और वो मात्रक पद्धति हमने तीन काम में ली यांत्रिकी के लिए, और वो थी एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। चूंकि यांत्रिकी के अतिरिक्त हमारे पास चार और भी मूल भौतिक राशियां थी जिनका हमें मापन करना था, उसके लिए हमने एक और पद्धति एमकेएस पद्धति का परिवर्तित और संशोधित रूप अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एसआई, इसे हमने प्रयुक्त किया। और हमने ये देखा कि जितनी भी हमारे पास व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं, मूल भौतिक राशियां 7, पूरक भौतिक राशियां 2, और शेष जितनी भी हमारे पास भौतिक राशियां हैं वो सभी कौन सी श्रेणी में गई? व्युत्पन्न भौतिक राशि में। तब हमने मात्रकों के बारे में ये बात की कि हमारे पास मात्रक भी तीन प्रकार के, मूल मात्रक, पूरक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। और आपने ये देखा कि मूल मात्रकों में जो 7 मूल भौतिक राशियां थी, उनके जितने मात्रक थे उनको हमने कहा मूल मात्रक। पूरक भौतिक राशियों के मात्रकों को कहा पूरक मात्रक। और पूरक भौतिक राशि जो आपने 2 ली थी, उनके 2 मात्रक थे तलीय कोण का रेडियन और ठोस कोण का स्टेरेडियन। 7 मूल भौतिक राशियां थी, उनके मात्रक आपने देखे। और इन मूल भौतिक राशियों के मात्रकों से हमने व्युत्पन्न मात्रकों को उत्पन्न किया, उनको बनाया। किस प्रकार से? तो आपने ये देखा पिछले मॉड्यूल में कि हम मूल मात्रकों का गुणा कर भाग कर व्युत्पन्न मात्रकों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक एसआई या एमकेएस पद्धति में मीटर। तो अगर मुझे व्युत्पन्न भौतिक राशि क्षेत्रफल या आयतन का मात्रक ज्ञात करना है, व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करना है, तो हमें यह पता है कि जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप ये देखें कि चूंकि लंबाई और चौड़ाई का हमारा एसआई मात्रक या एमकेएस पद्धति में मात्रक मीटर है, तो इसका हमारे पास व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त हुआ मीटर गुणा मीटर, अर्थात मीटर स्क्वायर। या इसी प्रकार अगर मैं आयतन की बात करूं, आयतन व्युत्पन्न भौतिक राशि है, इसका मात्रक लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इस सूत्र के हिसाब से अगर मैं मात्रक ज्ञात करूं आयतन का, तो वो व्युत्पन्न मात्रक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इनका मूल मात्रक हुआ मीटर। तो मीटर गुणा मीटर अर्थात मीटर क्यूब। तो आप ये देखें कि यदि मैं ये जो हमारे पास व्युत्पन्न भौतिक राशि हैं जिनके हमने व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात किए हैं, अगर मैं लंबाई के मूल मात्रक को एल मान लूं, हमने लंबाई का मूल मात्रक क्या माना? एल। तो अगर मैं लंबाई का मूल मात्रक मान लेता हूं एल, तो क्षेत्रफल के लिए मुझे अब लंबाई के लिए एल, चौड़ाई के लिए एल, तो मुझे L2, अर्थात अब मुझे कहीं भी मात्रक पद्धति की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। नहीं तो आप ये मुझसे कहते कि आपने ये एमकेएस में लिखा है, सीजीएस में भी लिखे हैं, तब मैं कहता सेंटीमीटर स्क्वायर या इसका सेंटीमीटर क्यूब। एफपीएस में लिखे तब मैं कहता फुट स्क्वायर या इसका कहता फुट क्यूब। पर आप देखें और सुविधाजनक दृष्टि से हमें कुछ लिखने के लिए, व्युत्पन्न मात्रकों को लिखने के लिए, अब मैंने कहा
कि लंबाई का हमारे पास जो मात्रक हुआ L2, ऐसे ही आयतन के लिए आप कहेंगे L3। ये जो हमने एक विचार किया, इसमें केवल हमने मूल मात्रक लिया लंबाई का। देखें, अगर मैं एक और कोई ऐसा व्युत्पन्न मात्रक लिखूं, ऐसी कोई व्युत्पन्न भौतिक राशि लिखूं जिसमें द्रव्यमान भी हो, जैसे घनत्व, तो आपने पिछले मॉड्यूल में देखा था घनत्व का मतलब था एकांक आयतन का द्रव्यमान, अर्थात द्रव्यमान अपॉन आयतन। अब अगर आप इसके व्युत्पन्न मात्रक की बात करें, एसआई पद्धति की बात करें या फिर एमकेएस की बात करें, तो द्रव्यमान को आप व्यक्त कर रहे हैं किलोग्राम में, आयतन को आप व्यक्त कर रहे हैं मीटर क्यूब में, तो इसका एक व्युत्पन्न जो मात्रक प्राप्त हुआ वो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पर आप ये देखें, फिर वही बात पद्धतियों की, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस तीनों में अलग अलग। तब हमने ये कहा कि अगर मैं द्रव्यमान का मूल मात्रक मान लूं m, अगर मैं द्रव्यमान का मूल मात्रक मान लेता हूं m, तब हम यहां पर इसे लिखेंगे द्रव्यमान m लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई अर्थात L3। तब हम इसे लिख सकते हैं m कितना हो गया 1 और L हो गया -3, पर इसमें समय नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूं t कितना है 0। ये जो हमने नई विधि की बात की, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि कोई भी भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि के हम दूरी के मात्रक को या लंबाई के मात्रक को L से, द्रव्यमान के मात्रक को M से और समय के मात्रक को T से। तो यांत्रिकी में आपको पता है मूल भौतिक राशियां 3 है, और ये 3 भौतिक राशियों के हमने मूल मात्रक मान लिए, द्रव्यमान M, लंबाई L और समय T। तो आप ये देखेंगे कि अब हमारे लिए किसी भी भौतिक राशि का मात्रक लिखने में बहुत सुविधा है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, इसमें हम ये कह रहे हैं कि किसी भी भौतिक राशि को मान लेते हैं, भौतिक राशि है Q। इस Q को अगर मुझे मूल मात्रकों में व्यक्त करना है M, L और T में, तो मैं इसे लिख सकता हूं Q बराबर MA LB TC। ये जो मैंने एक समीकरण लिखा है, इसे हम कहते हैं भौतिक राशि Q का विमीय समीकरण। अब आपके पास एक नई बात आई है 11th क्लास में, जो अभी तक आपने 10th क्लास तक नहीं पढ़ी, और वो नई बात आई विमीय समीकरण अर्थात विमाएं। तो आप समझ गए होंगे विमा का अर्थ क्या। यहां पर इस Q भौतिक राशि के लिए द्रव्यमान की विमा A, लंबाई की विमा B और समय की विमा C, अर्थात किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए M, L और T के ऊपर जो घात लगाई जाती हैं, उन घातों को उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। तो आपने एक लाइन में विमा की परिभाषा समझ ली। किसी भौतिक राशि को मूल मात्रक M, L, T और भी 4 भौतिक राशि हैं, और अभी मैं केवल 3 पे बात कर रहा हूं, M, L और T के रूप में व्यक्त करने के लिए उन पर लगाई गई घात को उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि द्रव्यमान की विमा A है, लंबाई की विमा B है और समय की विमा C है। क्लियर। अब आप ये देखें, ये विमा लिखने में हमें क्या क्या ध्यान देने योग्य बिंदु हैं, कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको 4-5 उसकी विशेषताएं बता रहा हूं, इसे आप ध्यान से समझेंगे। विमाएं बहुत सरल है। देखें, एक बार मैं विमा की बात शुरू कर रहा हूं, और हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है भौतिक राशियों की विमा। ठीक है, चलें। तो हमारा आज का टॉपिक विमा और विमीय समीकरण। लें, हम बात कर रहे हैं विमा की या उसके किसी भौतिक राशि के विमीय समीकरण। विमा एवं विमीय समीकरण।
अब आपके पास जितनी भी भौतिक राशि हैं जो व्युत्पन्न है उन सभी की आप विमा लिख सकते हैं, विमीय समीकरण लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे? तो उस समीकरण को समझने के लिए पहले हमें कुछ बातें ध्यान देनी है। नंबर 1, पहली बात यह कि किसी भी भौतिक राशि की अगर आप विमा लिखेंगे तो उसके मूल मात्रक को आप कैपिटल लेटर से व्यक्त करेंगे। क्लियर? जैसे मैंने अभी आपको लिखकर बताया था कैपिटल लेटर में कि अगर मुझे द्रव्यमान लिखना है तो मुझे किससे लिखना था? m से। लंबाई मुझे लिखनी थी तो किससे लिखनी थी? l से। समय मुझे लिखना था तो किससे मैंने व्यक्त किया था? t से। सभी आपके पास कैपिटल लेटर होने चाहिए। क्लियर? ठीक। दूसरी बात यह कि जो भी विमा आप लिखेंगे उसे बड़े कोष्टक में लिखेंगे। जो आपके पास ब्रैकेट है वो कैपिटल होना चाहिए, बड़े कोष्टक में लिखेंगे आप इसे। जैसे अभी मैंने किसी की विमा लिखी तो मैं इसे कैपिटल ब्रैकेट में लिखूंगा। जैसे मैंने लिखा MALBPC। तो इस प्रकार से आप किसी भी भौतिक राशि की विमा लिखेंगे तो उसे बड़े कोष्टक में लिखेंगे। क्लियर? तीसरी बात ये, अगर आप किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए विमा लिख रहे हैं तो वो मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करेगी। क्लियर? जैसे आपने अभी मुझसे ये कहा कि आयतन का मात्रक अलग अलग पद्धतियों में बताएं, तो मैंने कहा कि MKS पद्धति में मीटर क्यूब, CGS में सेंटीमीटर क्यूब और FPS में फुट क्यूब। पर आप ये देखें जब मैं विमा लिख रहा हूं उस समय मैंने केवल लिखा L3, अर्थात कोई भी मात्रक पद्धति का उपयोग नहीं। तो मात्रक पद्धति पर यह निर्भर नहीं करती है। क्लियर? तो कोई मात्रक पद्धति की हमें आवश्यकता नहीं है, निर्भर नहीं करती। चौथी बात आप विमा लिखते समय यह ध्यान रखेंगे कि अगर कोई शुद्ध संख्या है, जैसे किसी सूत्र में कोई संख्या आती है 4, 5, 10, 15, कोई भी संख्या, या शुद्ध अनुपात आता है, जैसे ऊपर अंश में लिखा हुआ है वेग और हर में भी लिखा हुआ है वेग, तो निश्चित रूप से ऐसी चीजों की कोई विमा नहीं होगी। शुद्ध संख्या या शुद्ध अनुपात। क्लियर? शुद्ध संख्या की कोई विमा नहीं होगी और शुद्ध अनुपात की भी कोई विमा नहीं। जैसे एक आध उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आप देखें अपवर्तनांक। अपवर्तनांक की आपने 10th क्लास में परिभाषा पढ़ी है। क्या परिभाषा पढ़ी थी? किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसके बराबर होता है? उस माध्यम का। जैसे मैंने अपवर्तनांक लिखा म्यू से। अब आपने परिभाषा में क्या लिखा? प्रकाश का वायु में वेग, वेलोसिटी इन एयर, और प्रकाश का उस माध्यम में वेग, वेलोसिटी इन मीडियम। अब आप देखें ये शुद्ध अनुपात है, क्योंकि आप ऊपर देखें वहां भी वेग लिखा है, वेलोसिटी लिखी है, नीचे भी वेग लिखा है, अर्थात ऐसा कोई भी भौतिक राशि है उसकी कोई भी विमा नहीं है। क्लियर? तो शुद्ध अनुपात की या शुद्ध संख्या की कोई भी विमा नहीं होगी। अगली बात ये कि अगर मान लें समान भौतिक राशि, समान विमाएं, तो हम उनका गुणा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो अगर समान विमाएं तो उनको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। समान विमाओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। कैसे? और तो भी विमा अपरिवर्तित ही रहेगी, जोड़ने पर या घटाने पर। जैसे आपने ये कहा जोड़ा या घटाया जा सकता है। आपने कहा ऊपर m की पावर है 3 और नीचे m है 1, तो ऊपर 3 है नीचे 1 है, तो m कितना बचा? ऊपर 2। या ऊपर m 3 है और m 1 है, तो कितना हो गया? m 4। तो इस प्रकार से हम जोड़ा या घटाया जा सकता है। क्लियर? तो आप समान विमाओं को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। और लास्ट बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विमीय समांगता का सिद्धांत। यह सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी समीकरण अगर आपने लिखा है, उस समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में
राइट हैंड साइड में दोनों पक्षों में जो विमाएं हैं वो समान होनी चाहिए। कोई भी समीकरण आप देखें, कोई सूत्र आप देखें जो आपने पहले कभी पढ़ा हो, उसमें आप लेफ्ट हैंड साइड की विमा देखेंगे, राइट हैंड साइड की विमा देखेंगे, वो बराबर होनी चाहिए। ये कहता है विमीय समांगता का सिद्धांत, दोनों पक्षों की विमाएं समान। क्लियर? ये आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है और मैं समझता हूं कि विमा आपके लिए बहुत ही सरल होने वाली हैं जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्लियर? अब हम कई व्युत्पन्न भौतिक राशियों की विमाएं निकालेंगे और आप ये देखेंगे कितना सरल टॉपिक है ये। पर ये टॉपिक न केवल आपके 11th क्लास में, 12th क्लास में और जितने भी कंपटीशन एग्जाम है जिसमें साइंस का थोड़ा सा भी पुट आता है, 100% ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि इस भौतिक राशि की विमा लिखें या इस भौतिक राशि की विमा का इस तरीके से उपयोग करें। तो आप इसे अच्छी तरह से देखें और बहुत सहज रूप में आप ये देखेंगे कि आज मैं कुछ भौतिक राशियों की विमाएं निकाल रहा हूं तो कितना सरल ये समीकरण बनाना, किस तरीके से हम किसी भौतिक राशि की विमा लिख सकते हैं। तो क्लियर? आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जिससे मैं स्टार्ट करता हूं व्युत्पन्न भौतिक राशियों की विमाएं। क्लियर? चलें स्टार्ट कर रहे हैं हम व्युत्पन्न भौतिक राशियों की विमाएं। जैसा कि हमने पिछले मॉड्यूल में देखा था कि व्युत्पन्न भौतिक राशि हमने स्टार्ट की थी चाल या वेग से। चलें, जितनी भी आपने व्युत्पन्न भौतिक राशियां पढ़ी हैं सभी भौतिक राशियों की मैं विमाएं निकालूंगा। ठीक है? जिससे आप मात्रक तो समझ ही गए हैं, विमाएं भी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिया था चाल या वेग। इंग्लिश में आप वेग को कह रहे थे वेलोसिटी और व्यक्त कर रहे थे v से। चाल स्पीड है, वेग वेलोसिटी। क्लियर? यहां पर चाल और वेग में कोई अंतर नहीं है भौतिक राशि और विमा के लिए और मात्रक के लिए। सेकंड हमने लिया था त्वरण, इंग्लिश में कह रहे थे आप एक्सीलरेशन। तीसरा आपने लिया था बल, इंग्लिश में आप कह रहे थे फोर्स, हमने F से व्यक्त किया था। चौथा हमने लिया था कार्य या ऊर्जा या ऊष्मा, कार्य वर्क W से व्यक्त कर रहे हैं, ऊर्जा एनर्जी E से व्यक्त कर रहे हैं, ऊष्मा हीट H से व्यक्त कर रहे हैं। क्लियर? चलें, और उसके बाद हमने लिया था एक व्युत्पन्न भौतिक राशि शक्ति, इंग्लिश में आप कह रहे हैं पावर और इसे आप लिख रहे हैं P से। चलें, ये 5 पहले मैं एक साथ ले रहा हूं और आप ये समझ जाएंगे किस प्रकार हम पांचों व्युत्पन्न भौतिक राशियों की विमा लिख सकते हैं। सबसे पहले आप देखें चाल या वेग, परिभाषा बताएं। विस्थापन में परिवर्तन की दर या दूरी में परिवर्तन की दर, अर्थात परिवर्तन की दर का मतलब समय का भाग। तो मैं इसे लिखूंगा दूरी अपॉन समय या विस्थापन अपॉन समय। ठीक है? तो चले मैं इसे लिखता हूं, सूत्र क्या लिखूं? दूरी अपॉन समय या विस्थापन अपॉन समय। और जैसा कि आपने कहा था लंबाई या दूरी को हम किससे व्यक्त कर रहे हैं विमा में? L से। समय को हम किससे व्यक्त कर रहे हैं? T से। और मुझे विमा में क्या लिखना है? M, L और T। तो आप ये देखें यहां M एक भी नहीं है तो मैं इसे लिखूंगा M0। L 1 है तो L लिखूंगा 1 और T नीचे की तरफ 1 है, ऊपर आप ले जाएंगे तो माइनस होगी तो T-1। बड़े कोष्टक में आप इसे लिख दें। ये आपकी विमा किस चीज की प्राप्त हुई? चाल या वेग की। अब आप समझ गए होंगे कि हमें किस प्रकार से लिखनी है। द्रव्यमान, लंबाई और समय तीनों को लिखना है, चाहे उसमें वो है या नहीं है। 0 भी लिखनी पड़ेगी अगर उसमें नहीं है। ठीक है? चलें त्वरण पर आ जाएं। परिभाषा बोले वेग में परिवर्तन की दर, फिर वही बात आई, ऊपर हम क्या लिखेंगे? वेग में परिवर्तन और नीचे हम क्या लिखेंगे? समय में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन अपॉन समय या समय में परिवर्तन। विमा के लिए मुझे इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है कि परिवर्तन भी मैं लिखूं, क्योंकि मुझे तो भौतिक राशि का मात्रक और मात्रक से विमा। चलें, वेग आपने अभी लिखा है, क्या विमा थी? L/T। ये लें। समय
समय का t। क्लियर? वेग का आपने L/T लिख दिया और समय का t। अब आप ये देखें ये t नीचे आ गई, तो t नीचे कितनी हो गई? 2। तो विमा हो गई अब m0। क्लियर? m नहीं है, l ऊपर 1 और t कितनी हो गई? नीचे 2, तो ऊपर जाएंगी तो -2। इसे आप बोलेंगे m0 L1 t-2। ठीक है? ऐसे नहीं बोलेंगे घात में कि t की पावर -2, ऐसे नहीं, m0 L1 t-2। क्लियर? चलें आगे। बल परिभाषा आपने देखी, क्या लिखा था हमने? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, द्रव्यमान गुणा त्वरण। चलें, परिभाषा आपने बनाई, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। चलें, हमें अब इस भौतिक राशि की विमा लिखनी है। द्रव्यमान को आप किससे व्यक्त कर रहे हैं? बोले m से। चलें, m लिख देता हूं। त्वरण को आप किससे व्यक्त कर रहे हैं? L/T² से। यहां पर मैंने स्क्वायर बोला, पर जैसे ही विमा लिखूंगा फिर मैं स्क्वायर वगैरह नहीं बोलूंगा। अब देखें आप क्या लिख रहा हूं मैं यहां, m1 हो गई, L1 और t-2। ये आपके पास बल की विमा है। और मैं आपसे एक बात ये कहूंगा कि आप बल की विमा को अब याद रखें। ठीक है? मैंने अभी तक किसी बात की ये ना कहा याद रखें, पर इसे आप याद कर लें, क्योंकि कई भौतिक राशियों में आप बल का उपयोग करने वाले हैं। तो बल की भौतिक राशि की विमा क्या हुई? m1 L1 t-2। क्लियर? m1 L1 t-2। 2-3 बार आप अपनी नोटबुक में लिखें, आप क्लियर हो जाएंगे कि बल की विमा ये है, और उसके बाद अन्य भौतिक राशियों की विमा। चलें आगे आ जाएं। कार्य या ऊर्जा या ऊष्मा। तब हमने क्या परिभाषा क्या है? बल और बल की दिशा में विस्थापन। अब दिशा से कोई मतलब नहीं इस समय, तो मैं केवल ये लिखूंगा बल गुणा विस्थापन। चलें, विस्थापन लंबाई एक ही बात है आपके लिए इस समय। बल की विमा आप लिख चुके हैं। अब आपको याद है m1 L1 t-2, विस्थापन अर्थात लंबाई मतलब L। तो अब आपके पास ये विमा हो गई m1। क्लियर? L देखें, एक ये है और एक ये है, तो एक और एक 2 और t-2। तो ये आपके पास विमा किसकी आई? कार्य, ऊर्जा या ऊष्मा की, m1 L2 t-2। आगे चलें। शक्ति, क्या परिभाषा थी? 10th क्लास में भी आपने पढ़ी है। कार्य करने की दर। फिर देखें दर आया, यहां पर भी था। दूरी में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, तो यहां भी आ रही है कार्य करने की दर। तो किसका भाग देंगे? देखें, बताएं आप। समय का। बिल्कुल। तो कार्य करने की दर अर्थात कार्य अपॉन समय। चलें, विमा लिखें। कार्य की विमा लिखी है आपके पास, और अगर नहीं लिखी है तो आपको पता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो बल की आपको याद है, विस्थापन का मतलब लंबाई, और समय की आपको पता है t। तो कार्य की विमा या तो बल गुणा विस्थापन लिखें, या डायरेक्ट यहां पर मैं लिख सकता हूं m1 L2 t-2, और नीचे समय, समय की विमा t। चलें एक साथ लिख दें। तो m1 L2 t-3। तो आप ये देखें कितनी सरल तरीके हैं विमा लिखने के। और मैंने अभी तक आपसे केवल एक बात कही है कि आपको विमा याद रखनी है बल की। ठीक है? आप ये देखें, यहां पर हमने 5 व्युत्पन्न भौतिक राशियों की विमा लिखी है। एक बार स्क्रीनशॉट लें। आगे चलते हैं, अन्य भौतिक राशियों की विमा लिखते हैं। ठीक है? चलें आगे लेते हैं अन्य भौतिक राशियां। अगली व्युत्पन्न भौतिक राशि में ले रहा हूं क्षेत्रफल। ठीक है? ये सभी व्युत्पन्न भौतिक राशि के आपने मात्रक पढ़ रखे हैं, और इस विमा को पढ़ने से पहले इससे पहले का मॉड्यूल जरूर देखें। जो पहले के 2 मॉड्यूल आपने 1B 1C अवश्य देखने आपको, तब आप विमा अच्छी तरह से समझेंगे। क्लियर? चलें 6वें नंबर पर मैं ले रहा हूं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपको पता है किसी भी आप वस्तु का जिसकी आकृति अलग अलग हो सकती है,
जब भी आप क्षेत्रफल लिखेंगे तो उसमें दो राशियां आती हैं, लंबाई और चौड़ाई। जरूरी नहीं है बेलन का आप कहेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ का 2πr/h, तो r और h त्रिज्या और ऊंचाई, वो भी दो चीज हो गई, वो भी लंबाई है। या आपने कहा कि मैं तो शंकु का वक्र पृष्ठ लूंगा, तो उसका सूत्र आपको पता है πr/l, तो पाई तो केवल शुद्ध संख्या है, r त्रिज्या, l लंबाई, इसका मतलब उसमें भी दो है। तो सीधा सीधा हमारे पास ये हुआ कि क्षेत्रफल का मतलब हुआ लंबाई गुणा चौड़ाई। चलें, हमें विमा लिखनी है। लंबाई को आप किससे व्यक्त कर रहे हैं? l से। इंग्लिश में आप कहते हैं लेंथ, तो l से व्यक्त करते हैं। चौड़ाई को भी l से। अब देखें इसकी विमा जब आप लिखेंगे तो m0, m नहीं है इसमें, l2 और t0। क्लियर? चलें आगे। क्षेत्रफल की विमा क्या हुई? m0 l2 t0। 7वें नंबर पर अब मैं ले रहा हूं दाब। इंग्लिश में आप कहते हैं प्रेशर, क्षेत्रफल को लिखते हैं ए से और प्रेशर पी से। क्लियर? चलें दाब, क्या परिभाषा थी? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, अर्थात क्षेत्रफल कहां गया? परिभाषा में हमने पिछले मॉड्यूल में देखा अपॉन में, तो ये हो गया एकांक क्षेत्रफल पर, तो क्षेत्रफल नीचे आ गया। लगने वाला बल, तो हमारे पास सूत्र आया था बल अपॉन क्षेत्रफल। विमा लिखें, बल की विमा अभी याद की थी, बताएं मुझे। m1 l1 t-2 और क्षेत्रफल की कितनी लिखी है? l2। एक साथ लिख दें। m आपके पास 1 है, l देखें ऊपर 1 है नीचे 2 है, नीचे से 2 ऊपर जाएगी माइनस हो गई, तो l कितनी रह गई है अब? -1, क्योंकि ऊपर +1 नीचे की गई -2, तो -1 t-2। ये आपके पास विमा आ गई दाब की। अगली व्युत्पन्न भौतिक राशि ले रहा हूं आयतन। क्लियर? चलें, आयतन इंग्लिश में आप इसे कहते हैं वॉल्यूम, v से लिख देता हूं। किसी का भी आयतन देखें, घनाभ का आयतन देखें, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चलें, और किसी का भी आयतन देखें उसमें 3 ही चीज आपको मिलेंगी, तो इसमें भी मैं लिख देता हूं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई को आप किससे व्यक्त कर रहे हैं? l से, चौड़ाई को भी l से, ऊंचाई को l से। विमा क्या हुई? m0 l3 t0। क्लियर? क्योंकि यहां m और t अनुपस्थित हैं, यहां पर नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली मैं व्युत्पन्न भौतिक राशि ले रहा हूं घनत्व। इंग्लिश में आप इसे कहते हैं डेंसिटी, डी से लिख दें। कभी कभी हम इसे रो से भी लिखते हैं, मैंने यहां पर डी से व्यक्त किया है, रो से भी व्यक्त करते हैं, और रो आपको पता ही है इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर? चले, तो घनत्व ले लें। परिभाषा पहले लिखेंगे जिससे विमा लिख सकें। एकांक आयतन के द्रव्यमान को, एकांक आयतन नीचे गया, द्रव्यमान ऊपर गया, घनत्व कहते हैं। तो इसका मतलब एकांक आयतन, तो आयतन कहां लिखूं? नीचे, के द्रव्यमान को, तो द्रव्यमान ऊपर, सूत्र हो गया द्रव्यमान अपॉन आयतन। चलें, विमा लिखनी है। द्रव्यमान को किससे व्यक्त कर रहे हैं? इंग्लिश में द्रव्यमान को क्या कहते हैं? मास, MASS, तो m से लिख रहे हैं, और आयतन आपने ऊपर लिखा है L3, एक साथ लिख दें, तो ये हो गया m1 L-3 T0। ये आपके पास कौन सी व्युत्पन्न भौतिक राशि थी? घनत्व। घनत्व का हमारे पास सूत्र, और सूत्र से हमें निकाली विमा। क्लियर? चले आगे। अगली व्युत्पन्न भौतिक राशि ले रहा हूं संवेग। इंग्लिश में आप इसे कहते हैं मोमेंटम, पर हम व्यक्त करते हैं इसे P से। ठीक है, इंग्लिश के शब्द आपको इसलिए पता होने चाहिए सभी भौतिक राशियों के लगभग, और मैं तो ये कहता हूं आपको टॉपिक भी इंग्लिश के लगभग पता होनी चाहिए। विमा से हम इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशन। ठीक है, तो ये शब्द आपको क्लियर होने चाहिए। कहीं कहीं आपको इंग्लिश का भी सहारा लेना पड़ेगा, तो वहां पर क्लियर हो आप कि डायमेंशन का मतलब हम विमा की बात कर रहे हैं। क्लियर? चलें, संवेग क्या था, हमने कैसे परिभाषा बनाई थी? सन, सन का मतलब सहती,
शुद्ध हिंदी का शब्द सहती, सहती का मतलब द्रव्यमान गुणा वेग। तो सूत्र हो गया आपके पास द्रव्यमान गुणा वेग। चलें विमा लिखनी है, द्रव्यमान तो मूल मात्रक है, m से लिखेंगे। वेग आपके पास व्युत्पन्न भौतिक राशि है, इसका व्युत्पन्न मात्रक है, तो हमने लिखा था इसका मूल मात्रकों में दूरी अपॉन समय। तो दूरी की हो गई l और समय हो गया t। तो एक साथ जब आप लिखेंगे m1 l1 t-1, क्लियर। तो ये आपके पास संवेग की विमा आई m1 l1 t-1, ठीक है। चलें आगे, अगला मैं ले रहा हूं आवेग। इंग्लिश में आप कहेंगे इसे इम्पल्स, आई से व्यक्त करेंगे, कहीं कहीं जे से व्यक्त करेंगे, जे से भी करते हैं, आई से भी करते हैं, पर मैंने आपसे स्पष्ट किया है आप किसी से भी व्यक्त करें वहां पर ये लिखा होगा कि यहां आई या जे आवेग है, या यहां पी संवेग है, या यहां पी दाब है, क्लियर। तो आप ये निश्चिंत रहें कि ऐसा नहीं है कि केवल पी लिखकर छोड़ दिया, अब आप ये सोच रहे हैं कि ये पी दाब है या पी संवेग है या पी अन्य कोई भौतिक राशि तो नहीं है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहे, वहां पर पी के साथ लिखा होगा कि यहां पर पी अमुक भौतिक राशि है, क्लियर। चलें आवेग, पहले हमने सूत्र बोला था भौतिक राशि के मात्रक में, पुनः एक बार देख लें, बल गुणा समय। बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं, ठीक। हमें लिखना है विमा के रूप में, बल की विमा अब आपको याद हो गई है m1 l1 t-2। समय को हम किससे व्यक्त कर रहे हैं, t। तो अब आपके पास विमा हो गई m1 l1 और t-2 ये है और 1 ये है, तो -1। अब आप देखें मैंने लगातार दो विमाएं लिखी हैं और दोनों सेम आई हैं, m1 l1 t-1, m1 l1 t-1। अर्थात इससे हमें यह भी पता चला कि कई भौतिक राशियां ऐसी होंगी जिनकी विमाएं समान होंगी, क्लियर। जैसे हमने यहां पर भी देखा कि विमाएं समान आ रही हैं, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप ये देखें कि विमा लिखने में अब आपको केवल सूत्र की आवश्यकता है, मात्रक के लिए केवल सूत्र की, समीकरण की या परिभाषा की। चलें इसका स्क्रीनशॉट लें, अगली हम ले रहे हैं। और अब हम अगली जो भौतिक राशि ले रहे हैं आवेग के बाद, जैसा कि आपने मैंने लगभग क्रम वही रखा है जो आपने मात्रकों में रखा था। मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि आप मात्रक के साथ साथ अब विमा भी उस नोटबुक में सामने लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास सूत्र लिखा हुआ है, आप सामने ही उसकी विमा लिख लें, क्लियर। चलें अगला मैंने व्युत्पन्न भौतिक राशि ले रहा हूं, दो एक साथ, आवर्तकाल और आवृत्ति। देखें आपने पहले वीडियो में देखा था, क्या था, हमने किसी गेंद को एक धागे से बांधकर लटकाया और एक कील से बांध दिया। इस गेंद को जब हमने कुछ दूरी तक विस्थापित कर दिया और इस गेंद को मैंने यहां से छोड़ा, तो ये गेंद इस तरीके से इस साइड आएगी, आगे जाएगी, फिर वापस लौटेगी, फिर वापस लौटेगी। ये जो गति थी, इस गति को हम कह रहे थे दोलन गति, आवर्त गति। यह आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे 11th में। तो आप इसमें यहां से जब आपने इस वस्तु को छोड़ा है और यहां से लौटकर वापस यहीं आ गई, एक चक्कर हो गया या एक दोलन हो गया या एक आवर्त हो गया, तो ये है आवर्त काल। काल मतलब समय, अर्थात एक आवर्त में लगा समय, एक दोलन में लगा समय। तो इसका मतलब आप समझ गए, ये तो केवल समय है। तो इसका मतलब मैं इसे क्या कर दूं, समय लिख देता हूं, और समय तो मूल भौतिक राशि है ही। आवर्तकाल को आप लिखेंगे टी से, समय टी से व्यक्त कर रहे हैं तो विमा सीधी सीधी लिखते हैं m0 l0 p1, क्लियर। अब आप आ जाएं आवृत्ति पर, इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, f से व्यक्त कर दें। फ्रीक्वेंसी कैसे, अब आप दोबारा इसी प्रयोग को देखें। जब आपने यहां से ये वस्तु छोड़ी है, अब आप घड़ी स्टार्ट करें और घड़ी में ये देखें कि 1 सेकंड में इसने कितने चक्कर लगाए।
1 सेकंड में दोलनों की संख्या, 1 सेकंड में कंपनों की संख्या, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या। अर्थात 1 सेकंड एकांक समय में, तो समय कहां चला गया? नीचे, अर्थात आवर्त काल का उल्टा, 1 आवर्त काल। और आवर्त काल आप किससे व्यक्त कर रहे थे? टी से, तो ये हो गया 1/t। विमा लिख दें m0 l0 और t-1। क्लियर? ये विमा आपकी हो गई आवृत्ति की। चलें आगे चलें। अगली जो व्युत्पन्न भौतिक राशि हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं कुछ अलग। और कुछ अलग कैसे आप देखेंगे। मैं एक साथ कुछ भौतिक राशियां लिख रहा हूं और आपसे मैंने कहा था तुलना करें। चलें एक बार मैं तुलना कर लेता हूं, उसके बाद अपन लिखेंगे उनकी विमाएं। क्या क्या? 2 तरह की गति की बात थी, एक रेखिक गति और एक घूर्णन गति। क्लियर? चलें, रेखिक गति, घूर्णन गति। रेखिक गति में आपने सबसे पहले लिया था वेग, या इसे आप कह रहे हो अब रेखिक वेग। वेग कहते हैं, रेखिक वेग एक ही बात है, पर चूंकि अब घूर्णन गति की बात शुरू हो गई है इसलिए मैंने अब रेखिक शब्द लगा दिया है, जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। रेखिक वेग, रेखिक चाल। क्लियर? अगली हमने ली थी त्वरण, तो मैं अब इसे कहूंगा रेखिक त्वरण। तीसरी आपने ली थी बल। चलें, वहां पर मैं रेखिक बल भी कह सकता हूं, वहां पर कुछ अलग कर लेंगे। अगला हमने लिया था बल के बाद संवेग, तो मैं यहां ले लेता हूं रेखिक संवेग। रेखिक रेखीय एक ही बात है। क्लियर? रेखीय संवेग। चलें आगे, फिर आपने लिया था आवेग, तो यहां पर हम कह देते हैं आवेग या रेखिक आवेग। ऐसे ही आपने यहां पर लिया जड़त्व, वहां पर मैं कहूंगा जड़त्व आघूर्ण। ये जड़त्व आपने नया शब्द सुना है, अभी तक हमने भौतिक राशियों में नहीं लिया, पर आपके लिए ये नया नहीं है। कैसे आप याद करें? 9th क्लास में आपने पढ़ा है गति के नियम, उसमें पहला नियम था जड़त्व का नियम। और उसमें क्या कहते थे हम नियम में? कि अगर कोई वस्तु स्थिर है, जड़ है, तो वो स्थिर ही रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। तो जड़ किसमें ज्यादा होगा जड़त्व का गुण? जो ज्यादा भारी होगी, अर्थात द्रव्यमान जिसका अधिक होगा। क्लियर? तो चलें अब आप इसमें ले लें। यहां पर मैंने रेखिक गति ली है, मैं यहां पर घूर्णन गति में लिखूंगा। जैसे ही यहां पर लिखा है रेखिक वेग, तो मैं यहां लिखूंगा कोणीय वेग। ठीक है? यहां लिखा है रेखीय त्वरण, तो मैं यहां लिखूंगा कोणीय त्वरण। ऐसे ही यहां पर लिखा है बल, तो यहां लिखूंगा मैं बल आघूर्ण या कोणीय बल। इसे मैंने बोला है बल आघूर्ण। चलें आगे लिखा है रेखिक संवेग, तो मैं यहां लिखूंगा कोणीय संवेग। चलें आगे लिखा है आपके पास आवेग, तो मैं कह सकता हूं आवेग आघूर्ण। क्लियर? या कोणीय आवेग। चलें कोणीय आवेग। और यहां लिखा है जड़त्व, तो यहां मैं लिख रहा हूं जड़त्व आघूर्ण। बस अब इन दोनों की जब आप तुलना करेंगे क्लियर हो जाएंगे। कैसे? रेखिक वेग में आपने परिभाषा बोली थी दूरी अपॉन समय। वो दूरी अब कौन सी हुई? रेखिक दूरी। क्लियर? तो यहां मैं लिखूंगा कौन सी दूरी? कोणीय दूरी। तो मैं इसे लिखूंगा कोणीय दूरी अपॉन समय, या कोणीय विस्थापन, दूरी एक ही बात है, अपॉन समय। चलें अगला, यहां रेखिक त्वरण को आप कह रहे थे वेग में परिवर्तन की दर। कौन से वेग में? रेखिक वेग में। तो यहां कहेंगे कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। तो ये कोणीय वेग और दर का मतलब समय का भाग। क्लियर? बल आघूर्ण, यहां पर आप कह रहे थे बल द्रव्यमान गुणा त्वरण, यहां बल आघूर्ण कह रहे हैं, इसे हम लिख रहे हैं टॉ से, टॉर्क। कोणीय त्वरण को आप लिख रहे हैं अल्फा से, कोणीय वेग को आप लिख रहे हैं ओमेगा से।
ओमेगा एल्फा टॉ। क्लियर। बल आघूर्ण और बल में संबंध है बल गुणा लंबवत दूरी, या मैं सीधा लिख देता हूं दूरी। इन दोनों में संबंध है बल का, अगर दूरी से गुणा कर दें तो आ जाता है बल आघूर्ण। क्लियर। रेखिक संवेग, यहां बल आपने लिखा था F से, रेखिक संवेग आपने लिखा था P से, यहां हम लिख रहे हैं कोणीय संवेग, तो फिर वही बात, रेखिक संवेग गुणा दूरी। चलें देखें, दूरी का गुणा हो जाता है, घूर्णन गति में आ जाते हैं, यहां पर दूरी का भाग देते तो ये आ जाते। ठीक है, ये संबंध आप पढ़ेंगे 11वीं क्लास में और क्लियर हो जाएंगे। रेखिक आवेग आपने लिखा था बल गुणा समय, हम यहां पर कह रहे हैं कोणीय आवेग। क्लियर। तो कोणीय आवेग, तो हम जो हमने आवेग लिखा था, यहां देखें हमने सब में दूरी का गुणा किया है। क्लियर है। तो चले कर दें, तो क्या हो गया, रेखिक आवेग, रेखीय आवेग इंटू दूरी, और लास्ट इसमें जो हमने जड़त्व लिया है, अभी आपने कहा था जड़त्व के लिए कि जड़त्व का मतलब द्रव्यमान, तो यहां पर मैं कहूंगा जड़त्व आघूर्ण m द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। कोणीय संवेग आप जे से भी लिख देते हैं, कोणीय संवेग। ठीक है, J बराबर R गुणा P, इसे आप P कह रहे हैं। ऐसे ही कोणीय आवेग इम्पल्स, तो एंगुलर इम्पल्स, जड़त्व आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I से लिख देते हैं। क्लियर। चले अब आप ये देखें, हमें ये हमारे पास 6 भौतिक राशियां हैं और ये 6 भौतिक राशियों की मुझे विमा लिखनी है। क्लियर। चलें स्टार्ट करें, कैसे लिखेंगे, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इस साइड में विमा इनकी लिखूंगा। क्लियर। चलें लिख लें, ये अपने पास कितनी हो गई हैं, 14 और ये 5 19। क्लियर। चलें लिखें जल्दी से, शॉर्ट ले लें जिससे मैं लिखूं। चलें एक बार अब आप क्लियर कर लें, इसके साथ एक और मैं यहां पर लिख देता हूं जिससे आप और क्लियर हो जाएं, और उसके लिए हमने 20वीं यहां पर मैं लिख देता हूं कोण या कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन कह दें या कोण कह दें, एक ही बात। किससे लिखेंगे आप, थीटा से। ठीक। चलें, कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या, ये लें चाप अपॉन त्रिज्या। अब आपको विमा लिखनी है सभी की। चलें सबसे पहले चाप किससे लिखेंगे, एम एल टी, 3 चीजें हैं, तो ये आपके पास हो गया एल चाप और त्रिज्या भी एल, तो आपके पास विमा हुई m0 l0 t0, अर्थात ये कैसी है, विमाहीन, इसकी कोई विमा नहीं है। यहां आ जाए, अब कोणीय विस्थापन की कोई विमा नहीं है, तो मैं यहां लिख देता हूं m0 l0 t0 और नीचे समय t, तो अब आपके पास ये विमा हो गई m0 l0 t-1। क्लियर। आगे चलें, कोणीय वेग, ये आपने विमा लिख दी है m0 l0 t-1 और नीचे समय t, तो अब आपके पास ये विमा हो गई m0 l0 t-2। क्लियर। चलें, ये इसकी विमा हो गई, ये इसकी विमा हो गई। आगे लिखा है बल आघूर्ण, और क्या लिखा है, क्लियर आपको दिख रहा है, बल गुणा बलों के मध्य की लंबवत दूरी। अब आपको कोई मतलब नहीं लंबवत से दूरी, तो बल की विमा आपको पता है m1 l1 t-2 और दूरी की l, आपके पास विमा हो गई m1 l1 और 1 2 और t-2। क्लियर। ये आपकी बल आघूर्ण। आगे आ जाएं, कोणीय संवेग लिखा है रेखिक संवेग, संवेग क्या था, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान की क्या थी m और वेग की क्या थी l अपॉन t, दूरी अपॉन समय, और इसके साथ किसका गुणा करना है मुझे, दूरी का, l का, तो ये विमा क्या हुई m1 l2 t-1। क्लियर। ये हो गई। अब आपके पास है कोणीय आवेग, और हमने सूत्र क्या लिखा है, रेखीय आवेग इंटू दूरी,
पहले तो आप आवेग क्या लिखा था, बल गुणा समय, तो बल का क्या था, बल की थी m1 L1 T-2, क्लियर, और फिर समय तो t, ये तो हो गया रेखीय आवेग, और साथ में आपने दूरी का करना है गुणा, मतलब L का, क्या विमा हुई अब m1, L कितनी हो गई 2, t कितनी रह गई -2 और +1 तो -1, तो कोणीय आवेग की विमा क्या आई आपके पास m1 L2 T-1, और लास्ट आप देखें ये कोणीय आवेग की विमा है, ये कोणीय संवेग की, और लास्ट जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान और दूरी का स्क्वायर, द्रव्यमान का m, दूरी L, स्क्वायर लगा दें तो विमा क्या हुई, बड़े कोष्टक में लिखनी है m1 L2 T0। तो ये हमने विमाएं लिखी हैं घूर्णन गति की, कोणीय विस्थापन से लेकर जड़त्व आघूर्ण, क्लियर। तो आप ये देखें, आपके पास जो सूत्र है उस सूत्र से आप किसी भी भौतिक राशि की विमा लिख सकते हैं, क्लियर। कुछ ऐसी भी भौतिक राशि हैं जिनकी कोई भी विमा नहीं है, क्लियर। चलें आगे, आगे चलते हैं। अब आपके पास 20 हो चुकी है ये भौतिक राशि, आगे चलें। ये सब व्युत्पन्न भौतिक राशि स्क्रीनशॉट लेते रहें और आगे मैं चल रहा हूं, ठीक है। चलें, अगली भौतिक राशि ले रहे हैं हम। ये आपको मैंने घूर्णन गति की बीच में बात बताई थी, क्योंकि हमें प्रत्येक व्युत्पन्न भौतिक राशि की विमा लिखनी है। परिभाषा लिखें, सूत्र लिखें, उससे आप मात्रक लिख सकते हैं, विमा लिख सकते हैं, क्लियर। चलें आगे चलते हैं। अगली मैं व्युत्पन्न भौतिक राशि ले रहा हूं वेग प्रवणता, और इसी के साथ एक और लेता हूं, वो है दाब प्रवणता। देखें, ये जो प्रवणता शब्द है, मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी कि जहां भी ये प्रवणता का शब्द आएगा वहां हमें दूरी का देना है भाग, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेग प्रवणता क्या हुई, दाब प्रवणता क्या हुई, तो आप कहेंगे वेग प्रवणता हुई वेग अपॉन दूरी, क्लियर। दाब प्रवणता क्या हुई, दाब अपॉन दूरी। चलें, विमा लिखनी है आपको, वेग दूरी अपॉन समय, मतलब L अपॉन T, दूरी L, एक साथ लिखें। M इसमें नहीं है तो M 0, L ऊपर एक है नीचे एक है तो L भी 0, कैंसिल हो गया, और T नीचे है तो T-1, क्लियर। चले आगे, दाब अपॉन दूरी, दाब को आप क्या कह रहे थे, बल अपॉन क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो बल की पहले विमा बोले m1 L1 T-2 अपॉन क्षेत्रफल, क्षेत्रफल था लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब L2, और नीचे मुझे भाग देना है L। अब आपके पास नीचे L कितनी होगी 3, तो अब आपके पास विमा हो गई m1, एक तो L ऊपर है और 3 नीचे है तो ऊपर जाएगी तो L कितनी रहेगी -2 और T-2, क्लियर। ये आपके पास आ गई प्रवणता। तो प्रवणता है तो दूरी का हमें क्या देना था भाग। चलें आगे, अगली मैं ले रहा हूं, और वो भौतिक राशि है 11वीं क्लास में पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे, पृष्ठ तनाव। इसे आप कहेंगे इंग्लिश में सरफेस टेंशन, T से लिखेंगे। प्रवणता को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेडियंट, दाब प्रवणता प्रेशर ग्रेडियंट, वेग प्रवणता वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आप यहां देखें पृष्ठ तनाव, इसके लिए हमने परिभाषा ली थी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। फिर देखें परिभाषा से, एकांक लंबाई, लंबाई कहां गई नीचे, बल, तो सूत्र क्या हुआ आपके पास, बल अपॉन लंबाई, क्लियर। चले, विमा लिखनी है, पहले बल की बोले m1 L1 T-2, लंबाई का मतलब L। तो आपके पास अब पृष्ठ तनाव की विमा क्या आई, m1, L कितने रह गए, ऊपर 1 नीचे 1 0, T-2, क्लियर। आप बहुत धीरे धीरे वीडियो को पॉज करते रहे
तसल्ली से सुन लें तब आगे बढ़ाएं। क्यों कि मैं इन विमाओं को या मात्रकों को थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, और जल्दी इसलिए अगर मैं बहुत धीरे धीरे करूंगा तो केवल विमाओं के ही आपको 4 वीडियो देखने पड़ेंगे, भौतिक राशियों के मात्रकों के लिए 4 देखने पड़ेंगे। इसलिए आप इसी वीडियो को पॉज करते रहें, देखते रहें और लिखते रहें, अपनी नोटबुक में भी लिखें। चले, ये प्रश्न समाप्त। अब इसके बाद 2 एक साथ में ले रहा हूं, और वो आपके 11th क्लास की मैं विमा लिख रहा हूं, और वो है आपकी प्रतिबल और विकृति। पिछले वीडियो में आपने इसका मात्रक निकाला था, अब हम विमा की बात कर रहे हैं। प्रतिबल को आप इंग्लिश में कह रहे हैं स्ट्रेस, विकृति को कह रहे हैं स्ट्रेन। प्रतिबल क्या है? तब हम ये कहते हैं कि जो प्रतिक्रियात्मक बल लगा है, जो भी आपने प्रतिक्रियात्मक बल लगवाया है, एकांक क्षेत्रफल पर कितना लगा है। तो एकांक क्षेत्रफल मतलब नीचे गया, तो हम इसे क्या लिखेंगे? बल अपॉन क्षेत्रफल। तो आप यहां पर कोई भी बल हो, मैं यहां पर बल लिख रहा हूं, चाहे वो प्रतिक्रियात्मक बल है या कोई घर्षण बल है या अभिकेंद्री बल है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विमा में कहीं कोई अंतर नहीं आता, मात्रक में भी कहीं कोई अंतर नहीं आता। तो बल अपॉन क्षेत्रफल। चले, विमा लिखनी है, पहले बल का, फिर क्षेत्रफल की विमा लिखें। बल की बोले M1 L1 T-2, क्लियर। क्षेत्रफल की L2 लंबाई गुणा चौड़ाई, एक साथ लिख दें। M1 L बताएं मुझे अब कितनी हो गई, ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो निश्चित रूप से कितनी हो गई? -1 और T-2। सही है। विकृति पर आ जाए। हमने ये कहा था अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाएं तो उसकी लंबाई बढ़ सकती है, उसका क्षेत्रफल बढ़ सकता है, और अगर उसमें आयतन है तो आयतन भी बढ़ सकता है, घट सकता है। तो हमने ये कहा था उस वस्तु में विकृति आ जाती है, लंबाई के बदलने से, आकृति बदलने से, क्षेत्रफल आयतन इनके बदलने से। तब हमने कहा तो विकृति निकलेगी कैसे? तब आपने ये कहा था कि जो प्रारंभिक लंबाई या क्षेत्रफल या आयतन है और कितना लंबाई या क्षेत्रफल या आयतन परिवर्तित हुआ, तो हम ये कहते हैं कि विकृति कैसे निकलेगी? लंबाई में या क्षेत्रफल में या आयतन में। तो मैं कोई भी एक लिख देता हूं, लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। अब जरूरी नहीं है मैं लंबाई लिखूं, क्षेत्रफल भी लिख सकता हूं। तो क्षेत्रफल में भी कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। कारण देखें, आप समझें कि अगर मैंने यहां पर लंबाई में परिवर्तन लिखा है तो मुझे लंबाई की विमा लिखनी है L, प्रारंभिक लंबाई वो भी मुझे L। अगर मैं क्षेत्रफल लिखता तो ऊपर लिखता मैं विमा L2, नीचे भी L2, कैंसिल होती। आयतन लिखता L3 वो भी कैंसिल होती। इसका मतलब इसकी कोई विमा नहीं है। M0 L0 P0, क्लियर। विमाहीन है, तो आप इसे लिख सकते हैं ये विमाहीन, विमा रहित, एक ही बात है, ये लिख सकते हैं, क्लियर। इसी के साथ तीसरी ले लेता हूं, वैसे मैं गुणांक एक साथ लूंगा पर तो भी इसी के साथ ले लेता हूं, और वो है प्रत्यास्थता गुणांक। पूरा चैप्टर 11th में आपका प्रत्यास्थता का समझ गए होंगे। प्रत्यास्थता शब्द भी आपने पहले भी सुन रखा है। इलास्टिसिटी क्या सुना है आपने? छोटी क्लासों में 6वीं 7वीं में ही है इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर आप कोई बल लगाएं तो कुछ समय बल लगाने के बाद उस बल को हटा लें। अगर वस्तु पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाए, कोई परिवर्तन नहीं हो, तब हम ये कहते हैं कि यह वस्तु पूर्णतः प्रत्यास्थ है, क्लियर। या इस गुण को हम कहते हैं प्रत्यास्थता। अब मेरा एक प्रश्न है आपसे, रबर और चांदी कौन सी ज्यादा प्रत्यास्थ होगी? तो आपका उत्तर आ रहा होगा कि रबर होगी सर। नहीं, आप देखें रबड़ पर कोई बल लगाएं, कोई 2 किलो का वजन लटका दें किसी रबड़ पर, और एक आप चांदी या सोने का आपने तार लिया और उस पर लटकाया, बताएं किसकी लंबाई में ज्यादा परिवर्तन होगा? तो आप कहेंगे रबड़ की में। तो निश्चित रूप से रबड़ प्रत्यास्थ कम है,
जबकि चांदी या सोना उससे ज्यादा प्रत्यास्थ है। क्लियर? आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे उस समय और समझेंगे। प्रत्यास्थता गुणांक क्या है? तब एक वैज्ञानिक हुए थे हुक, आपने पिछले वीडियो में भी मैंने ये बात कही है, यहां मैं विमा में भी पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूं। हुक ने एक नियम दिया और वो नियम ये था कि जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती है। अगर प्रतिबल ज्यादा होगा तो विकृति भी ज्यादा होगी। मतलब प्रतिबल अगर आप अधिक लगाएंगे तो विकृति अधिक, तो समानुपाती का चिन्ह। क्लियर? और जब भी समानुपाती का चिन्ह आता है स्थिरांक लगाते हैं। इस स्थिरांक को ही मैं यहां कह रहा हूं प्रत्यास्थता गुणांक। तो ये आपके पास आया प्रतिबल बराबर प्रत्यास्थता गुणांक, ई से लिख रहा हूं मैं यहां गुणा विकृति। आप अब विमा निकाल सकते हैं ई की, और वो विमा क्या होगी? सूत्र के हिसाब से ई बराबर हो गया प्रतिबल अपॉन विकृति। चले यहां लिख देता हूं प्रतिबल अपॉन विकृति। चले विमा लिखें। विकृति की तो कोई विमा है ही नहीं, केवल प्रतिबल की लिखनी है तो डायरेक्ट लिख देता हूं। प्रतिबल की ये विमा लिखी है तो क्या हो गई? M1 L-1 T-2। क्लियर? तो ये मैंने कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशियां पुनः लिखी हैं जिनके आपने विमा और विमीय समीकरण लिख रहे हैं, तो आप जब सूत्र लिख सकते हैं उससे किसी की भी विमा निकाल सकते हैं। क्लियर? तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट फिर लें, और लास्ट में मैं 2-3 और विमाएं लेता हूं, क्योंकि एक साथ अगर आप ज्यादा पढ़ेंगे तो भी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए आप तसल्ली से आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आपके पास पर्याप्त समय है, और आप पर्याप्त समय का बहुत जल्दबाजी नहीं करें कि मुझे एक ही बार में सब चीजें समझ में आए। आप इस वीडियो को 4 बार देखें। ऐसा नहीं कि आपने एक बार देख लिया बस हो गया। आप 2 बार देखें, 3 बार देखें, नोटबुक में लिखें, और जो नोट्स हैं टेलीग्राम ऐप पर उनको भी देखते रहें, उनको भी आप निकालें, उन्हें देखें, पढ़ें। चलें कुछ और ले लेता हूं। अब मैं ले रहा हूं आपके लिए नई व्युत्पन्न भौतिक राशि, और उसका नाम है पृष्ठ ऊर्जा घनत्व। क्लियर? पृष्ठ ऊर्जा घनत्व। चले देखें, आप कुछ ऐसी भौतिक राशियां देखेंगे जिसमें ये घनत्व जो शब्द है, हमने शुरू में पढ़ लिया, घनत्व था द्रव्यमान अपॉन आयतन। क्लियर? पर वो वास्तव में केवल घनत्व नहीं था, वो था द्रव्यमान घनत्व। और द्रव्यमान घनत्व का मतलब हो गया द्रव्यमान अपॉन आयतन। अगर मैं ये कहूं ऊर्जा घनत्व, तो आप निश्चित हो गए होंगे अब, द्रव्यमान घनत्व था द्रव्यमान अपॉन आयतन, तो ऊर्जा घनत्व ऊर्जा अपॉन आयतन। क्लियर? अब अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने आगे कुछ और लिख दिया, जैसे मैंने कहा रेखीय, अब आप आयतन की बात नहीं करेंगे। रेखी का मतलब एक रेखा में क्या होती है? लंबाई। अगर मैं कहता हूं पृष्ठीय, तो वहां पर आयतन नहीं होगा, वहां होगा क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर मैं आयतन कह रहा हूं सीधा, और नहीं भी कह रहा तो भी वहां पर आयतन है। क्लियर? आप यहां देखें पृष्ठ ऊर्जा घनत्व। अगर मैं केवल ऊर्जा घनत्व कहता तो आप कहते ऊर्जा अपॉन आयतन, पर आगे मैंने लगाया पृष्ठ, इसका मतलब अब मैं आयतन की जगह किसकी बात करूंगा? क्षेत्रफल की। तो मैं क्या लिखूं इसे? पृष्ठ ऊर्जा घनत्व। तो ऊपर मैं क्या लिखूं? जैसे मैंने कहा था आपसे ऊर्जा घनत्व, तो ऊपर ऊर्जा, और नीचे मुझे अगर केवल ऊर्जा घनत्व होता तो आयतन लिखता, पर पृष्ठ लिखा है तो किसका भाग देना है? क्षेत्रफल का। चलें ऊर्जा को कैसे व्यक्त करें? तो आपको पता है ऊर्जा या कार्य की बात थी, कैसे लिखा था आपने? बल गुणा विस्थापन। अब देखें मैं इसे पूरा खोल के बता रहा हूं आपको। अपॉन क्षेत्रफल को क्या लिखूं? लंबाई अपॉन चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो नीचे मैंने अपॉन में इसलिए यहां कह दिया चौड़ाई। देखें अभी भी मुझे नहीं पता ये व्युत्पन्न भौतिक राशि है या नहीं। नहीं है, मूल है, ये भी मूल है, ये भी मूल है, पर अभी बल रह गया। चले बल को भी थोड़ा सा लिखें। क्या लिखा था आपने बल को? द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्लियर?
और बाकी की मैं ऐसी की ऐसी उतार रहा हूं। विस्थापन, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। चले फिर देखें कौन कौन सी मूल है, अभी कौन सी व्युत्पन्न रह गई है। अब आपको पता चल गया द्रव्यमान मूल, लंबाई मूल, चौड़ाई मूल, विस्थापन मूल। अब कौन सी रहेगी? त्वरण। परिभाषा बोले वेग में परिवर्तन की दर, तो इसे मैं क्या लिखूंगा? वेग अपॉन समय, और बाकी की फिर ऐसी की ऐसी द्रव्यमान गुणा वेग गुणा विस्थापन और नीचे लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। चलें अब देखें, फिर देखें अब कौन सी रह गई आपके पास? द्रव्यमान मूल, लंबाई, चौड़ाई, समय, विस्थापन, वेग रह गया। वेग बराबर दूरी अपॉन समय, तो ये हो गया द्रव्यमान गुणा दूरी नीचे समय, तो नीचे हो गया समय का स्क्वायर इंटू विस्थापन और नीचे लंबाई और चौड़ाई। ये आपने सभी अब मूल भौतिक राशियां लिख दी हैं। इसलिए हमने परिभाषा में भी ये कहा था व्युत्पन्न भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां हैं जो मूल भौतिक राशियों से व्युत्पन्न होती हैं। देखें पृष्ठ ऊर्जा घनत्व या ऊर्जा बटे क्षेत्रफल, ये दोनों व्युत्पन्न। यहां पर भी बल रह गई व्युत्पन्न, और हमने लास्ट में लाकर ये सभी अब मूल लिखी हैं। क्लियर है? अब आप विमा लिखें। बताएं मुझे द्रव्यमान किससे लिखते हैं? तीन चीजें आपके पास, एम, एल और टी। द्रव्यमान किससे? इंग्लिश में द्रव्यमान को क्या कहते हैं? मास, MASS। किससे लिखेंगे? एम से। ये लें। दूरी अर्थात लंबाई किससे लिखेंगे? एल से। विस्थापन अर्थात लंबाई, इसे भी किससे लिखेंगे? एल से। लंबाई एल से, चौड़ाई एल से, समय टी से, और इसकी घात कितनी है? 2। अब आपके पास टोटल इसकी विमा बड़े कोष्टक में आपको क्या लिखनी थी? M1 L। देखें ऊपर 2 है नीचे 2 है, कैंसिल, तो L0। T नीचे 2 है ऊपर ले जाएं, T-2। अब आप समझ गए होंगे किसी एक भौतिक राशि को मूल भौतिक राशियों में बदलने के लिए, मूल मात्रकों में बदलने के लिए आपने पहले ऊर्जा को बदला, क्षेत्रफल को बदला, बल को फिर बदला द्रव्यमान गुणा त्वरण, फिर त्वरण को बदला वेग में परिवर्तन की दर, फिर वेग को बदला दूरी में परिवर्तन की दर। अब आपके पास सभी मूल भौतिक राशियां हैं और इनको आप व्यक्त कर रहे हैं एम से, एल से, टी से। क्लियर? अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, आप इस वीडियो को एक बार फिर देखेंगे, नोट्स को एक बार फिर देखेंगे, और मैं कहूंगा कि आप एक बार वीडियो को पुनः फिर देखें। धीरे धीरे आपको 2 बार में ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि प्रारंभिक आपका 11th क्लास है, और आप जब इन चीजों को अच्छी तरह से समझ जाएंगे आपके लिए फिजिक्स बहुत ही आसान होने वाली है। बस अभी मैंने कुछ भौतिक राशियां ली हैं 27। अभी अगले वीडियो में जो शेष भौतिक राशियां हैं वो भी और लूंगा, और प्रयास करूंगा 11th और 12th दोनों क्लास की जितनी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं सभी आपके पास आ जाएं, उनके मात्रक, उनकी विमा। तो मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरह से इन दोनों क्लासों में परफॉर्मेंस दे सकेंगे, उन चीजों को समझ सकेंगे, अपने शब्दों में उन्हें व्यक्त कर सकेंगे। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। और टेलीग्राम ऐप पर भी आप अपने नोट्स को निकालते रहें और देखते रहें। क्लियर? ऑल दी बेस्ट। फिर अगले वीडियो के लिए भी तैयार रहें। धन्यवाद।